स्टार्ट। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में। एंड इवन हम पिछली क्लास में ये भी बात कर चुके थे कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते क्या हैं, राइट। तो हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं एक बार से। तो हमने जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो पढ़े थे, हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे, फर्स्ट हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस अगर मेल तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फीमेल देन वी विल कॉल oogenesis, ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेमिनेशन, insemination as we know very well that transfer of sperm into female reproductive tract, transfer of sperm into female reproductive tract, राइट। थर्ड हम पढ़ेंगे व्हाट, फर्टिलाइजेशन। And fertilization we know very well, fertilization is what? It is the process to fusion of male and female gametes, ठीक है। fertilization, fusion of male and female gametes to formation of zygote, and zygote कैसी कंडीशन में रहेगा? डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। डिप्लॉयड कंडीशन में रहेगा। गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया हमने, ठीक है। इंसेमिनेशन पढ़ लिया हमने, फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी देन व्हाट विल बी हैपन? इम्प्लांटेशन होगा। क्या होगा? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच्ड हो जाएगा आगे की प्रोसेसिंग के लिए, पूरा गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के लिए। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है? जिस दौरान प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। प्लेसेंटेशन इज व्हाट? प्लेसेंटेशन इज व्हाट? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, ओके, किसके द्वारा? मदर के द्वारा, ठीक है। फिफ्थ हम पढ़ेंगे, हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेराइन कैविटी, ठीक। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या आना चाहिए हमारा? अब हमने जैसे कि मान के चलिए हमने ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड कर दिया यूट्राइन कैविटी के साथ। अब हम पढ़ेंगे क्या? जेस्टेशन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड कितने का होता है? मेनली एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग 9 मंथ्स, अगर बिल्कुल परफेक्ट वे में बोले तो 9 मंथ 7 डेज, 9 मंथ 7 डेज। 9 months 7 days।
गैस्ट्रेशन पीरियड के दौरान प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन इज द मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। कौन कौन सी जर्म लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, कौन कौन सी जर्म लेयर हम यहां लिख देते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। गेस्टेशन पीरियड के दौरान, जेस्टेशन पीरियड के दौरान प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, नेक्स्ट व्हाट विल बी हैपन? ऑर्गेनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, नेक्स्ट, जब जेस्टेशन पीरियड, मतलब सीधी बात ये है, जब ऑर्गन्स बन जाएंगे तो अब वो टाइम आएगा जब बच्चे की डिलीवरी होगी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुराइशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्चुराइशन बोलते हैं। पार्चुराइशन, पार्चुराइशन इज व्हाट? इट इज द डिलीवरिंग ऑफ द बेबी, इट इज द डिलीवरिंग ऑफ बेबी। delivering of baby. next step lactation। हम इतना लैक्टेशन लिखें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जेस्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, वो 9 महीने तक का होता है। बेबी डिलीवर होने के बाद ये बाद की प्रोसेस है, तो हम लिखें या ना लिखें इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो लैक्टेशन क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं स्टार्टिंग से या मेनली फाउंडेशन क्लासेस में भी ये बता दिया जाता है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम अच्छे तरीके से जाने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो मेनली कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। क्या मेनली बाइसेक्सुअल भी ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं? वो बात की बात है, वो बात की बात है। मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल्स के लिए, और दूसरी बात ये क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। यू कैन डिफरेंशिएट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। आप मेल और फीमेल गैमेट को आसानी से उसके स्ट्रक्चर्स के जरिए या उनकी जरिए आप मेल और फीमेल में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। इतनी बातें हमें आनी चाहिए और इतनी बातों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नाउ आई एम इरेजिंग दिस ऑल। ठीक है, आप सिंगल व्यू में लेना चाहते हो तो ले लो। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन सन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर पढ़ेंगे, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक पढ़ेंगे हम
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी बात में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो यहां पर हम बात करेंगे प्राइमरी या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बोल सकते हैं। देखो, हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का क्या डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, प्राइमरी जो होते हैं वो बनाते हैं और इनका जो इफेक्ट दिखेगा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटते हुए थोड़ा आप सबको बेसिक बताऊं, तो आपको अच्छे तरीके से पता है प्यूबर्टी क्या होती है, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। व्हेन यू आर कैपेबल या व्हेन यू आर एबल टू इंटरकोर्स देन इट इज योर प्यूबर्टी, या मेनली हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे ही हम एंटर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी बोल सकते हैं। तो एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक लड़की की और एक लड़के की प्यूबर्टी एज कितनी होती है। तो अगर हम बात करेंगे तो जो लड़की की जो प्यूबर्टी एज होती है वो क्या होगी, 11 से 14 ईयर्स, एंड जो बॉयज होते हैं वो कितनी होगी, 14 to 16 ईयर्स। अगर इफ यू वांट टू शो द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल देन हाउ विल यू डिफरेंशिएट दैट। आसानी से अगर मैं गर्ल की बात करूंगा या लड़की की बात करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनके शोल्डर नैरो हो जाएंगे एंड हिप विल बी ब्रॉड, हिप्स ब्रॉड हो जाएंगे, स्मूथ फेस हो जाएगा, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, enlargement of breast, ठीक है, enlargement of breast, क्लियर है। दूसरी बात, अगर हम बॉयज में बात करेंगे, बॉयज में अगर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेनली हमको देखने हैं तो आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा, मुस्टैच, मूछें आने लगेंगी, बच्चे बड़े हो गए। दूसरी बात, मुस्टैच प्लस बियर्ड बोल सकते हो, दाढ़ी आ गई भाई, जवान हो रहे हैं भैया, ठीक है। तीसरी बात, कंधे चौड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे, ब्रॉड शोल्डर। नेक्स्ट, और हिप्स कैसे हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे, नैरो hips. So these are some secondary sexual characters in girls and boys, clear है, या मेल एंड फीमेल्स when जब वो प्यूबर्टी की एज पर आते हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, क्लियर है। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, टेस्टिस। टेस्टिस एक कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, और जो TESTIS है वो सिंगुलर वर्ड है। दिस इज प्लूरल वर्ड एंड दिस इज सिंगुलर, दैट इज टेस्टिस, क्लियर है। टेस्टिस क्या होती है, सिंपल सी बात है भैया, टेस्टिस क्या करती है, मेल में क्या करेगी, स्पर्म बनाने का काम करेगी। किसका काम करेगी, स्पर्म बनाने का काम करेगी। तो फंक्शंस लिख देते हैं इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो मेल में है, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ
स्पर्म। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में अगर हम बात करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जेनाइटल डक्ट्स पढ़ेंगे, यहाँ पर हम एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो वो मैं लिखने से पहले सबसे पहले हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे आज थोड़ा सा टेस्टिज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, टेस्टिज के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टेस्टिज के बारे में। चलो टेस्टिस, ठीक, टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो टेस्टिस तो दो ही होती हैं, पेयर्ड रहती हैं। कैसी रहती हैं, पेयर्ड रहती हैं। ब्लैक यूज करेंगे, पेयर्ड रहती हैं। और ये शेप कैसा होगा, ओवल, अंडे जैसा। कैसा, अंडे जैसा, पूरा स्पेरिकल नहीं होगा, यहाँ पर ओवल इन शेप। क्लियर। दूसरी बात, हमारी जो टेस्टिज है वो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज है या एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज है? ऑफकोर्स एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज है, हमारी एब्डोमिन के बाहर है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज, क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेस्टिज बाहर बनती है कि एब्डोमिन में ही बनती हैं? एब्डोमिन में ही टेस्टिज बनती हैं, लेकिन ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 8 आ जाए तो 8 भी बोल देना, बट एक्चुअल 7 मंथ लिखाया जाता है। टेस्टिज विल बी माइग्रेट फ्रॉम द एब्डोमिन इनटू द स्क्रोटम, हम लिख रहे हैं जस्ट अभी, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज, ओके। दूसरी बात, अगर हम इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ नोट करके लिख लेते हैं कि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिज में कौन कौन आते हैं, एलिफेंट्स, वेल, डॉल्फिन्स और मेनली ओविपेरस मैमल्स। नोट करके लिख लेते हैं, एलिफेंट, वेल, डॉल्फिन्स एंड ओविपेरस mammals. Clear? These animals are intra-abdominal testes. इनकी टेस्टिस कैसी होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होती हैं, ठीक। अगर हम टेस्टिस के साइज के बारे में बात करेंगे तो कुछ किताबें एग्जैक्ट 5 बोलती हैं, कुछ किताबें 4 to 5 सेंटीमीटर बोलती हैं, ठीक है। तो हम दोनों को ही मेंटेन कर लेते हैं, ज़िंदगी बैलेंस होके चलेगी तो शायद हमारा नीट आसानी से निकल भी जाएगा। अगर इधर उधर बहक गए फिर तो बात जो होगी वो बहुत शानदार होगी, ये हम जानते हैं क्योंकि हम होशियार भी हैं, ठीक है। तो साइज में 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन बेड चौड़ाई। वेरी गुड, ठीक है। आप एग्जैक्ट मेनली इसका 2.5 लिखा जाता है, बट हमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम मेडिकल वाले बच्चे हैं तो आसानी से अप्रॉक्स पे चलेंगे, जो कह रही है एनसीईआरटी वही करेंगे। एनसीईआरटी हमारी माता है, इसके बिना हमें कुछ नहीं आता है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये साइज हो गया। टेस्टिस कैसी है हमारी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस हमने ये जान लिया, एलिफेंट, वेल, डॉल्फिन्स, ओविपेरस। दूसरी बात हम लिखेंगे, टेस्टिस कहाँ बनती हैं? अरे सर एब्डोमेन में बनती हैं। माइग्रेट कब हो जाती हैं? अरे सर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। टेस्टिस आर फॉर्म इन एब्डोमेन, इट, ऐसे लिख लेते हैं, वैसे ग्रामर में अपन को करना भी क्या है लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। टेस्टिस आर फॉर्म इन एब्डोमेन एंड migrate during
सेवंथ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी किसके थ्रू माइग्रेट होंगे? किसके थ्रू? इंग्विनल कैनाल, थ्रू इंग्विनल कैनाल। अब ये इंग्विनल कैनाल क्या होते हैं? कोई बात नहीं, चित्र द्वारा हम इसको क्या करेंगे? प्रस्तुत करने की प्रयास करेंगे। तो ये क्या हमारी टेस्टिस का थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक होती है कि दो टेस्टिस होती हैं? सिंगल तो नहीं है, देखिए, ठीक है। तो ये दो टेस्टिस हैं। कितनी टेस्टिस हैं? दो टेस्टिस हैं। कितनी टेस्टिस हैं? दो टेस्टिस होती हैं। पहली बात, टेस्टिस स्क्रोटल बॉल से, ये हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्रोटल बॉल या स्क्रोटम बोलोगे, स्क्रोटम या स्क्रोटल बॉल। क्लियर है? अब ये टेस्टिस इस स्क्रोटल बॉल से मेनली फिक्स रहे या मेनली प्रॉपर पोजीशन पर रहे, तो यहाँ पर एक बैंड होता है या टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं। क्या होता है ये? ग्यूबरनैकुलम बोलते हैं इसको। बोल सकते हैं इट इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर विच कनेक्ट द टेस्टिस टू स्क्रोटल वॉल, या इट इज अ फाइब्रस बैंड which connect the testes to scrotal wall। जैसा कि हमने बोला 7 मंथ की प्रेगनेंसी के दौरान इंग्विनल कैनाल की मदद से एब्डोमेन से जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में आ जाती हैं। अब स्क्रोटम क्या है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां पर टेस्टिस लोकेट करती हैं। स्क्रोटम क्या होता है? इट इज अ, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है, इट इज ए पाउच लाइक structure where testes locate। ठीक। दूसरी बात, ये जो टेस्टिस आई है ये किसके थ्रू आई है? किसके थ्रू आई है? इंग्विनल कैनाल। व्हाट इज द इंग्विनल कैनाल? it is the canal which helps to descends the testes from abdomen, descends the testes from abdomen into स्क्रोटम। अब इंग्विनल कैनाल के अंदर क्या होती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होती है? एक ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, ठीक है। एक बोल सकते हो आप स्पर्मेटिक क्या होता है? इट इंक्लूड्स द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मतलब ब्लड सप्लाई भी तो कराना जरूरी है, जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। ब्लड बना तो कुछ भी नहीं है भाई, तो उसको सप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड की जरूरत है। कॉर्ड का मतलब होता है, हिंदी भाषा में लिखेंगे रस्सी जैसी स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? रस्सी जैसी स्ट्रक्चर। उस रस्सी जैसी स्ट्रक्चर में क्या भरा हुआ है? ब्लड वेसल्स भरी हुई हैं, नर्व है,
लिम्फेटिक सिस्टम्स है, ठीक है। चलो यहाँ लिख लेते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या है, इनसाइड ऑफ इंग्विनल, inside of inguinal canal, a cord like structure, that is spermatic cord, which includes blood vessels, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, spermatic cord, cord like structures, a cord like inside of inguinal canal, a cord like structures which is spermatic cord that includes blood vessels, nerves, लिम्फेटिक्स, ठीक है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे हम, जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्क्रोटम के टेम्परेचर के रिगार्ड क्या होता है, ज़्यादा होता है। कितना होता है स्क्रोटम में टेम्परेचर, कितना होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इनसाइड ऑफ द स्क्रोटम कितना होता है टेम्परेचर, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। इतनी बातें हमको आनी चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस या स्क्रोटम में, स्क्रोटम में क्या होता है जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, 2 मसल्स होती हैं। क्या होती हैं, 2 मसल्स होती हैं। एक तो डाल्टोज मसल्स होती है, एक होती है क्रीमेस्टर्स मसल। मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, यहाँ पर थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पर होगी डाल्टोज मसल, यहाँ पर होगा क्रीमेस्टर्स मसल्स। Both will help to maintain the temperature in scrotum. Both will be help to the maintenance of temperature इन स्क्रोटम। तो मेनली हमने क्या जाना, आप पहले नोट कर लीजिए या सिंगल व्यू ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। डन। फंक्शन लिखने के बाद कुछ टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डायग्रामेटिक देख लेते हैं। देन उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस या करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। आज मैंने आपको टेस्टिस के थोड़ी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। मैंने आपको कल की क्लास में करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस या स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर हम 3 लेयर के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी लेयर शब्द आ जाएगा तो हम यहाँ पर ट्यूनिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ट्यूनिक। तो एक लेयर पढ़ेंगे वहाँ पर ट्यूनिका वेजिनालिस, उसमें पैराइटल और बेसरल आउटर लेयर और इनर लेयर होगी। देन उसके बाद मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और तीसरी तो पता ही है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है ना, यही आगे जाके टेस्टिकुलर सेप्टा बनाने में हेल्प करती है, जहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स
कंटेन्ड रहते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप पहले इतना कर लीजिए, पर अपन आगे चलते हैं। फंक्शंस लिख के इस क्लास को ऑफ करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को अच्छे से रीड करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला एनसीईआरटी हमारी माता है और एनटीए के अकॉर्डिंग इसमें से ही सब कुछ आता है। वेरी गुड। फंक्शंस पे बात करें, करते हैं फंक्शन। ओके, फंक्शन तो सिंपल सी बात है, टेस्टीज स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग, मेल सेक्स, फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, ओके। तो ये दो फंक्शन के साथ मेनली आज की क्लास ऑफ करते हैं।